तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 150 से ज्यादा विदेश यात्राएं कर चुके हैं। इन यात्राओं को लेकर सरकार दावा करती है कि भारत की छवि वैश्विक पटल पर सुधरी है। भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। भारत के डिफेंस सिस्टम में मजबूती आई है। आज भारतीयों को एक अलग सम्मान के नजरिए से बाकी देशों में देखा जाता है। इसी देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 150 से अधिक विदेश यात्राएं की हैं। सरकार का दावा है कि इन यात्राओं से भारत की वैश्विक छवि में सुधार हुआ है, अर्थव्यवस्था हुई है और रक्षा तंत्र को बल मिला है। आज दुनिया में भारतीयों को पहले से कई अधिक सम्मान की नजर से देखा जाता है। अक्सर आपके मन में आता होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कितनी विदेश यात्राएं की हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 से ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं इन 11 साल में, जिसके वजह से उनकी छवि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आई है। इन विदेश यात्राओं से भारत को किन किन चीज़ों में फ़ायदा हुआ है, इकोनॉमी के मामले में बात करें या फिर कूटनीति की बात करें, तो आइए आपको दिखाते हैं कि उन यात्राओं का फ़ायदा कितना भारत को मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो उन यात्राओं की कूटनीतिक दृष्टिकोण से जहां अलग महत्व है, वहीं जिस भी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जुड़ते हैं वहां उस देश के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की 152 से ज्यादा विदेश यात्राओं के दौरान कई देशों के साथ भारत के मैत्रिक संबंध बने हैं। कई देशों के साथ डिफेंस के क्षेत्र में मजबूती मिली है और कई देशों के साथ इनक्लेव में आदान प्रदान पर सहमति बनी है। तो देखिए भारत के अलग अलग देशों से समझौते। देखिए, आप कह रहे हैं कि उनके नेताओं से उनको पूछना चाहिए, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत डेलीगेशन गए थे, लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, सभी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के हम दौरों की बात करें तो तकरीबन 79 दौरे, उनके 89 दौरे हो चुके हैं अब तक, लेकिन उन दौरों पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। उस पर भी कहा जा रहा है कि उससे कोई फायदा देश को नहीं हुआ है, बल्कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत फायदा हुआ है, व्यक्तिगत उनको अवार्ड मिले जो भी। किसी प्रधानमंत्री को कहीं अवार्ड मिला, चाहे मॉरिशस हो, मिडिल ईस्ट हो, और चाहे अभी साइप्रस में गए, जहाँ भी गए, तो ये भारत का सम्मान हुआ। पहले क्यों नहीं मिल रहा था? अगर व्यक्तिगत प्रधानमंत्री को ये सम्मान किसी देश का सबसे बड़ा मिल रहा था तो इसके पहले किसी को क्यों नहीं मिला? भाजपा के पार्टी के होकर और देश के प्रधानमंत्री आज मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री, चाहे कतर हो, मिडिल ईस्ट हो, सऊदीया हो, दुबई हो, शारजा हो, सब जगह अगर उनको सम्मानित किया गया, आबू धाबी में इतनी बड़ी जगह मंदिर के लिए दिया गया, तो ये देश का सम्मान हो रहा है, आपके सनातन का सम्मान हो रहा है। और मुझे लगता है कि दौरों पे सवाल उठा रहे हैं। आज अगर जब से मोदी जी बने, अमेरिका में जाइए, मोदी जी के पहले अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हो, इंग्लैंड हो, भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में एक तरह से बराबर देखा जाता था। आज कहीं एट पार नहीं है। जो अमेरिका में भारतीयों की इज्जत है, जो यूरोपियन यूनियन में, आज पाकिस्तान के लोग वीज़ा नहीं पा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप दुनिया के किसी भी मुल्क पे आप बहस कर लीजिए कि मोदी जी के उन देशों में दौरों से, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, चाहे यूनाइटेड नेशंस का हो, G20 का हो, G7 का हो, ब्रिक्स का हो, आसियान का हो, या मतलब आर्थिक सम्मेलन दबोस का हो, इन सब में गए। छुट्टियां उन्होंने एक दिन नहीं लिया, पूछिए। और इनके प्रधानमंत्री, इनके नेता रोज छुट्टियों पर रहते हैं। जब पार्लियामेंट चलती तब भी राहुल गांधी छुट्टियों पर चले जाते हैं। तो जो आज पिछले 10-11 सालों से एक दिन छुट्टी न लिया हो, अब अगर जहां दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं तो उस दौरे में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारत का पक्ष मजबूती से रखते हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आखिरकार जब दौरे चल रहे थे, इतने दौरे किए, तो क्या विदेश नीति इतनी मजबूत नहीं हो पाई कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को फंड भी मिल गया, पाकिस्तान के साथ देश खड़े हो रहे हैं, भारत के साथ क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ? क्यों हमें डेलीगेशन को बाहर भेजकर अपनी बातें बतानी? दुनिया भारत के साथ खड़ी थी,
केवल टर्की और अजरबैजान जिस छोटा सा, केवल 2 लोग थे जो पाकिस्तान के साथ थे। बांग्लादेश और भूटान के साथ भी कई समझौते। पाकिस्तान के अलावा भारत ने अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और भूटान से भी समझौते किए हैं। बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ ही भारत की मैत्री संधि है, जिसमें एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने पर प्रतिबद्धता जताई गई थी। इसके अलावा भूटान के साथ भारत के जल विद्युत परियोजनाओं पर भी समझौते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से जितने भी पड़ोसी देश रहे हैं उनके साथ में अपनी नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण किया था, तब दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता भेजा गया था। मध्य एशिया के साथ भी भारत अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो वहाँ ISIS जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि वो कभी भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने नहीं देती। चीन और रूस के साथ हुए समझौते। पाकिस्तान की तरह ही चीन भी सीमा विवाद को अक्सर जन्म देता रहता है। हालांकि चीन के साथ 1954 में नेहरू ने पंचशील समझौता किया था, जिसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और संप्रभुता का सम्मान करने सहित कई बातें निहित थी। भारत की छवि वैश्विक पटल पर काफी सुधरी है। इसका प्रमाण है यूक्रेन और रूस का युद्ध। जी हाँ, जब ये युद्ध चल रहा था तब हमने देखा कि कैसे भारतीय झंडा जो है वो विदेश के तमाम छात्राओं के हाथ में थे। यानी कि वो स्टूडेंट जो दूसरे देशों से यूक्रेन में थे, उन फंसे हुए छात्रों को भी भारतीय झंडा उठाकर अपने देश जाने का मौका मिला। वहीं ऐसे में आप देखें तो पहलगाम हमला हो, तो ऐसे में हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं इस फिराक में रहते हैं कि भारतीय ज़मीन को कब्जा किया जाए, साथ ही भारत के कश्मीर को कैसे छीना जाए। ये पहलगाम हमला कहीं ना कहीं इस बात का गवाह बना था कि पाकिस्तान के साथ में भारत अपने विदेश नीति कूटनीति कितनी भी सुधार ले, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकवाद का जो दामन थामे हैं उसको नहीं छोड़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं साथ देता है चाइना, जो कि भारत की जो सीमाएं हैं वहां पर भारतीय ज़मीन को हड़पना चाहता है। हालांकि देखिए, इन तमाम विदेश यात्राओं में रूस, इजराइल जैसे ऐसे देश भी हैं जो कि भारत के साथ खुलकर सामने रहते हैं। रूस भारत का बेहद पुराना मित्र है। दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1971 में भारत सोवियत मित्रता एवं सहयोग संधि की गई थी। अमेरिका और EU के साथ भी समझौते। भारत ने अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के दिशा निर्देशों से छूट मिली हुई है। इसके अलावा अमेरिका के साथ डिफेंस उत्पादों, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और कई अन्य समझौते हुए हैं। मोदी की विदेश यात्राओं से भारत की छवि सभी वैश्विक स्तर पर भी बहुत बदली है। भारत की वैश्विक स्तर पर पहचान बदली है तो PM नरेंद्र मोदी भी इसके पीछे एक बड़े कारक बने हैं। उन्होंने हर देश के साथ बराबर के रिश्ते बनाए। गत वर्ष विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर भारत ने सबको चौंका दिया। अमेरिका और चीन दोनों उससे सशंकित हो गए। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों को मोहरा बनाकर उसे घेरना शुरू किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल साहब। दूसरी तरफ बात करें, प्रधानमंत्री मोदी के तमाम विदेश यात्राएं जो हैं वो हुई। इस बीच भारत के कई जगह पर अच्छी चीज़ें, अच्छा सम्मान भारत को मिला है इन देशों में। ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की इन यात्राओं से देश को कोई फायदा नहीं हुआ है, व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को केवल फायदा। देखिए, विपक्ष कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में एक ताकत बन करके खड़ा हुआ है और आज भारत का नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इसलिए विपक्ष हमेशा शिकायती विपक्ष है। सफलताएं भारत की या हमारी सेनाओं की या हमारे प्रधानमंत्री जी की इनको दिखाई नहीं देती है, तो शायद उनमें उनकी आंख का ही दोष है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी 89 यात्राएं कर चुके हैं। आपको क्या लग रहा है इससे देश को कितना फायदा हुआ है? इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देश हर मामले में आगे बढ़ा है, चाहे वो हमारा रक्षा का मामला हो
देश की संप्रभुता का मामला हो, देश के आर्थिक विकास का मामला हो, भारत आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। तो ऐसे ही नहीं बन गया। प्रधानमंत्री जी जिस देश में जाते हैं उस देश में भारत का सीना ठोक करके आते हैं और हमें अंतर समझ में आता है कि 2014 से पहले जब विदेश जाते थे तब भारतीयों को किस निगाह से देखा जाता था और अब जाते हैं तो अब हमें किस निगाह से देखा जाता है। बुनियादी अंतर है। पड़ोसियों से अच्छे रिश्तों की उम्मीद थी। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की नीयत से उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। उन्होंने और उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सभी पड़ोसी देशों की यात्रा की। उनका फोकस मध्य एशिया के देश भी थे। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने 7 मई को लिया। इसके बाद जो अघोषित युद्ध शुरू हो गया उसमें चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था, मगर रूस ने मौन धारण कर लिया। इसके तत्काल बाद रूस ने पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता किया। भारत आज की तारीख में यूरोपीय यूनियन से अपने संबंध सुधार रहा है। उसके और भारत के बीच 2.4% की व्यापारिक साझेदारी है। यद्यपि यह अमेरिका, यूके और चीन की तुलना में काफी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के अच्छे संबंध हैं। इसी तरह जर्मनी से भारत के संबंध 2000 से बने थे और 2024 कुछ व्यापारिक समझौते हुए। फ्रांस से तो भारत की राफेल डील हुई ही है। भारत की यूरोप से निकटता भी रूस को पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत का विश्व व्यापार में रूस बड़ा साझेदार है। मोदी ने विदेश नीति में झंडे गाड़े। इसमें कोई शक नहीं कि कई बार पाकिस्तान को लेकर संबंध बिगड़े, पर प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 11 वर्षों का आकलन किया जाए तो भारत की साख बड़ी ही है। अमेरिका की तमाम एजेंसियां भारत के खिलाफ एजेंडे भले चलाती हों, पर विदेशी दौरों के समय वहां बसे भारतीयों में जो उत्साह दिखता है वो पीएम मोदी की विदेश नीति की सफलता को तो स्पष्ट करता ही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अनिल तिरुगनायक जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। सर, मोदी सरकार 11 साल की उपलब्धियों को गिना रही है, लेकिन इन 11 साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोदी सरकार के और ख़ास करके प्रधानमंत्री के वो दौरे भी आते हैं जो कि 152 से ज़्यादा विदेश यात्राएं जो है कर चुके हैं। सर, कहना चाहेंगे कि 152 से ज़्यादा विदेश यात्राएं इन 11 साल में की हैं, क्या कुछ इससे देश को फ़ायदा हुआ है? भाई, जो अगर आप उनके अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आज भारत एक ऐसी जगह पहुंचा है जहां पे मैं समझता हूं पहले कभी नहीं था। आज के किसी भी बड़े डिस्कशन के अंदर, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में भारत के बिना बात नहीं होती है। आपने अभी रिसेंटली देखा कि G7 में पिछले 11 साल से भारत जो है हमेशा से बुलाया जाता है, हर समय इंटीग्रल पार्ट हो गया। इस बार हमारे कनाडा के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं भी थे, उसके बावजूद भी वहाँ पर उन लोगों को बुलाना पड़ा भारत को, क्योंकि भारत जो है काउंट करता है आज की दुनिया के उसमें। आज आप एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, आप लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं दुनिया की। अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यूके को पीछे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के तमाम दल ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार मुजामानी ये कह रही है, आंकड़े कहाँ हैं? नीति आयोग के आंकड़े कब आएंगे? अरे नीति आयोग के आंकड़े छोड़िए, मैं जो कह रहा हूँ वो आपको IMF और दूसरे वर्ल्ड बैंक के ऊपर कह रहा हूँ। भाई, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो बोल रहे हैं ना, उनके पास में भी कुछ चीज़ होगी। तो आंकड़े तो हर साल जो नीति आयोग क्या है भी, आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें आपको पता लगता है, इंटरनेशनली सबको पता है। अब अगर खाली आप डिनाई करने पे निकले आएंगे किसी चीज़ पे तो उसका तो इलाज नहीं है कोई। वो तो सरकार तो आंकड़े दे ही रही है ना, और अपने आप इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते आप हर चीज़ को। तो जो भी है वो तो दिख ही रहा है और हर एक टाइम पे हुआ है। आज से थोड़ी हर एक सरकार अपने आंकड़े लाती है, लेकिन ये तो इंटरनेशनली वेरीफाइड चीज़ है। दुनिया कह रही है भाई, चीन है, USA है, चीन है, जापान है, उसके बाद इंडिया है और 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी। और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम ऑलरेडी 3rd पावर है। तो इसलिए ये कहने की बातें लोग क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चैलेंजेस नहीं है, डोमेस्टिक चैलेंजेस। हालांकि कई करोड़ लोग जो हैं बाहर आ गए हैं पॉवर्टी से, फिर भी पॉवर्टी तो एक प्रॉब्लम है ना हमारी, अंडर डेवलपमेंट भी हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन वो ये टेक अवे नहीं कर सकती कि आप एक आज एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूके को आपने पीछे छोड़ दिया है और आप एक मूव कर रहे हैं। और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ये तो हर एक आदमी मानता है भाई। अगर 7% आपकी ग्रोथ है, 6.5% ग्रोथ है, तो आप दुनिया में इस वक्त सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हो।
तो और आप सबसे बड़े पॉपुलेशन आपकी है, सबसे बड़ी कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये भी डिनाई करने कर सकता कोई आदमी। लेकिन आप इसमें अगर अलग अलग देशों के साथ में हम समझौतों की बात करें, अब तक जितने भी देश थे इसमें खास करके अमेरिका के को लेकर भी लोग काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं कि अमेरिका के सामने भारत को झुकना पड़ा जब पहलगाम वाला हमला हुआ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 18वीं बार तक ये कह दिया कि मैंने समझौता कराया था, मैंने दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सीज फायर कराया था, जबकि इस बात को भारत जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चुप्पी क्यों साधी और रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं, इसलिए इतने सारे देश हमारे साथ खड़े ही नहीं हुए। देखिए, देश खड़े हों या ना हो, जिस वक्त पहलगाम हुआ था उसमें सारी दुनिया में हर एक देश ने उसको कंडेम किया कि नहीं किया, ये तो बात सच है। तो ये सब आदमी टेरर के तो खिलाफ है। दूसरी बात रही कि कितने लोग आपके साथ में खड़े थे जब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो आप इस बात को भी देखिए ना, हमारी क्या पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी है कि भाई डायलॉग, डिप्लोमेसी, पीस, रिस्पेक्ट फॉर यूएन चार्टर के जरिए ही, ये इरा वॉर नहीं है, इसमें भी कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। तो इसलिए जो है, लेकिन पाकिस्तान उसको क्या कंबाइन कर रहा था कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है, जबकि भारत नहीं था। उनके जो 9 वहाँ पर जो टेररिस्ट के ठिकाने थे उनके ऊपर था डायरेक्टली। धीरे धीरे फिर दुनिया को बताया गया, बाद में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर ना भी कोई अप्रिशिएट करे, कोई ना भी आपके साथ में खड़ा करे, तो क्या आप अपने आप को बचाएंगे नहीं? आपको भाई अपनी कंट्री को बचाना, अपने कंट्री के इंटरेस्ट को देखना तो आपका फ़र्ज बनता है। और हमको बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि सुनते रहेंगे लोगों की बातें कि आपने एंडोर्स नहीं किया। रही बात प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो पर्सनली मैं कहता हूँ हमें इग्नोर कर देना चाहिए था उनकी बातों को, जो कह रहे हैं हमें काउंटर करने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है असलियत में क्या है कि पाकिस्तानियों ने लास्ट वही तो किया जिसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा बना। विपक्ष को तो भाई विपक्ष का काम ही है ये, विपक्ष की बात क्या करनी। मैं तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं, तो इसलिए मैं आपको पॉलिटिकल जवाब नहीं दे सकता। ये है कि जिस वक्त देश की समता पे बात आती है, देश के ऊपर आती है, तो सारी दुनिया को एक होना चाहिए और हम किसी के सामने नहीं झुक रहे भाई। प्रधानमंत्री के निजी जीवन की बात करें तो वो बहुत ही अनुशासित और सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। इसके बावजूद लोगों के मन में सवाल रहता है कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर एक दिन में कितने पैसे खर्च होते हैं। चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। पीएम मोदी को एसपीजी सुरक्षा कवर मिला हुआ है, यानी 24 एसपीजी कमांडो हर समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में मौजूद रहते हैं। 2022 और 2023 की बात करें तो एसपीजी का बजट 385.95 करोड़ था। इसके अनुसार हर दिन पीएम की सुरक्षा में 1.17 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हर घंटे 4.90 लाख रुपए। प्रधानमंत्री की इन विदेश यात्राओं पर विपक्ष ने कई बार कटाक्ष किया है। विपक्ष का कहना है कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, देश की वैश्विक स्तर पर छवि की बात हो, सभी धूमिल हुई है। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है। होगी। चलिए बात कर लेते हैं समाजवादी। इससे हट के सवाल, अब तक प्रधानमंत्री मोदी ने कई विदेश यात्राएं की हैं और आप इन विदेश यात्राओं को कैसे देख रहे हैं मोदी? देखिए, विदेश यात्रा मोदी जी ने की प्रधानमंत्री के रूप में, हम उसकी कोई आलोचना नहीं करेंगे, परंतु एक चिंता जरूर व्यक्त करेंगे। अभी जो हमारा फसाद हुआ था विदेश नीति में, हम उतना सम्मानजनक स्थान हम लोगों का नहीं रहा जितना पहले था। पाकिस्तान के साथ जहाँ चाइना, टर्की जैसे देश खड़े हो गए, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ था? जरा उस देश का नाम बताओ। हमने अपने कुछ परंपरागत मित्र भी खोए हैं। और मैं एक बात और मैं साझा करता हूँ, देश की जनता को जुमलों से बहकाया जा सकता है, विदेश नीति जुमलों से नहीं चलती। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और, आपको लगता है कि इनकी यात्राओं से कोई फायदा हुआ है? मैं ये कह रहा, विदेश की धरती पर क्या होता है वहाँ हम देश की बात करते हैं, वैसी बात नहीं करते। पर मैंने इतना ही कहा कि विदेश नीति जुमलों से नहीं चलती, हमारे कृत्य से चलती है। हम देश की जनता को बहका सकते हैं, विदेश को नहीं बहका पा रहे। ये हमें अभी पाकिस्तान और हमारा जो तनाव हुआ, जो युद्ध हुआ, उसी में पता लग गया इस बात का। और कुछ ऐसी बातें जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, मैं भी संवैधानिक पद पर हूँ, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे नेता का सख्त निर्देश है कि कोई भी बात गरिमा के प्रतिकूल ना करो। आदरणीय अखिलेश जी सब एमपी को कहते हैं, तो मैं सीमाओं में बंधा हूँ। मैं अगर हम अब तक के तमाम प्रधानमंत्रियों की बात करें, उनके कंपैरिजन की बात करें, तो आप किनको मानते हैं कि उनकी जब वो थे तो विदेश नीति बहुत अच्छी? विदेश नीति हिंदुस्तान है, सब अच्छी रही हैं।
अब सबसे गलत, खराब है। हमारी विदेश नीति हमेशा अच्छी रही, अब सबसे खराब है। कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं, लाभ कोई व्यापार थोड़े। मैंने कह रहा विदेश नीति में हम लोगों को पीड़ा हुई है, सभी भारतीयों को पीड़ा हुई है, और इससे ज़्यादा मैंने कहा ना हमारी सीमाएं कहने की नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 152 से ज़्यादा विदेश यात्राएं कर चुके हैं। इन यात्राओं की अगर हम बात करें तो सन 2024 दिसंबर का महीना था जब प्रधानमंत्री मोदी कुवैत गए थे। इसके अलावा अगर 2025 की बात की आखिरी दौरा रहा है वो यूएस और कनाडा का रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में समिट में शामिल हुए। इसके अलावा साइप्रस की बात करें या क्रोएशिया में एक भारतीय पीएम के तौर पर आधिकारिक यात्रा पर पहली बार कोई भारतीय पीएम गया था, जिसके कई मायने निकाले जा रहे। क्रोएशिया का ये जो दौरा रहा, ये पर्यटक की दृष्टि हो, फार्मा की दृष्टि, आईटी के क्षेत्र में हो, ये भारत को बहुत ज़्यादा बढ़त देता है। इसके अलावा चाहे इटली की बात करें, रूस की बात करें, जापान की बात करें या फिर दुबई की बात करें, यहाँ तक कि देखिए मुस्लिम देशों में सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने की है, जिससे भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम देशों का समर्थन पा सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमला जब कराया उसके बाद से देश में आक्रोश था, और ऐसे में जब हमारे तमाम डेलीगेशन भी विदेश यात्राओं पर गए, मुस्लिम कंट्रीज़ में जब वो डेलीगेशन गया तो उनको मुस्लिम देशों का आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिला। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 11 साल में जो विदेश यात्राएं मुस्लिम देशों की, इसका काफ़ी फायदा भारत को हुआ। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेश यात्राएं की है और 72 देशों का दौरा किया है। इनमें से उन्होंने 10 बार अमेरिका का दौरा किया है। फिर भी मोदी सरकार की विदेश नीति के तहत हमारा देश अकेला खड़ा है। क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ विदेश जाकर फोटो खिंचवाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।